अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज एंटीना की पोलराइजेशन देखेंगे। और पोलराइजेशन देखिए एक्चुअली होती है, आप टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ओरिएंटेशन को देख रहे होते हैं किसी वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें तीन तरह की पोलराइजेशन होती हैं, लीनियर, इलेक्ट्रिकल और सर्कुलर। लीनियर में भी आगे दो होती हैं, एक जो एक्स एक्सिस वाली होती है, एक वाई एक्सिस वाली। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में भी दो होती हैं और सर्कुलर में भी दो होती हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली। पोलराइजेशन लॉस फैक्टर क्या होता है वो देखेंगे। परफेक्ट, परपेंडिकुलर और रैंडम अलाइनमेंट क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखें, हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। अब हमारे पास इन तीनों में से किसी एक साइड पे अगर पोलराइजेशन हो रही हो तो उसका जो रेडिएशन होगी वो किसी दूसरी डायरेक्शन में। अब देखिए, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम यहाँ रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करें तो मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन भी ऐसी ही है। दूसरे हमने क्या किया, रैंडम वेव्स को एक प्रॉपर क्या कर लिया, एक प्रॉपर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम देखना शुरू कर। तो हम किसी एक वेव को ले लेते हैं। देखें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस। ठीक है, एक्स, वाई और ये जी, सॉरी जी इस तरफ है ना। अगर हम यहां से इस तरह की वेव्स लें, ये जो एक्स एक्सिस वाली साइड की डायरेक्शन में जा रही है, देखिए ये वेव्स यहाँ से एक्स एक्सिस वाली तरफ जा रही है और इनकी रेडिएशन किस तरफ जा रही है, जी एक्सिस वाली साइड पे जा रही है। तो ये पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, एक्स की डायरेक्शन में हो जाएगी। इसी तरह कोई ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पर जाएगी तो ये नेगेटिव वाई और पॉजिटिव वाई, तो वाई एक्सिस की साइड में हो जाएगी। और इसकी जो रेडिएशन होगी वो किस में होगी, जी डायरेक्शन में। अगर हम इसकी इक्वेशन में लिखना चाहें तो ये पहले वाले ई एक्स वाले के लिखे तो E1 के साथ cos ओमेगा टी माइनस के इंटू जी। ठीक है, ओमेगा टी के साथ के और जी क्या है इसका फेज एंगल, के कांस्टेंट। इसी तरह y एक्सिस वाले के लिखना चाहें तो EY इज इक्वल टू E2 इंटू cos ओमेगा टी के जी माइनस फाइव। फाइव क्या है, यानी कि इन दोनों का जो फेज एंगल का डिफरेंस वो हमने यहाँ पे ले लिया। देखिए, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली दोनों की हैं। दोनों के देश में देखिए प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन दोनों की जो है वो जी डायरेक्शन है। दूसरी एक बात याद रखिए कि प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स ऑलवेज, मतलब जो प्रोपगेशन होती है वो हमेशा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होती है, 90 डिग्री के फर्क होती है। अगर इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है तो प्रोपगेशन या वाई एक्सिस में होगी या जी एक्सिस में होगी। अगर इसकी डायरेक्शन जो है वेव्स की वाई एक्सिस में है तो प्रोपगेशन या तो जी एक्सिस में होगी या एक्स एक्सिस में होगी, इनके परपेंडिकुलर में होगी। लीनियर पोलराइजेशन, लीनियर एक सिंपल लाइन की फॉर्म में होता है। तो लीनियर में इन दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, दोनों के बीच में जब एंगल डिफरेंस नहीं होगा तो दोनों इन फेज होगा। अगर हम एक ले लें एक्स एक्सिस वाली लीनियर पोलराइजेशन तो ई एक्स कंपोनेंट सिर्फ अपने, यानी कि ई एक्स वाला सिर्फ कंपोनेंट लेंगे एक्स एक्सिस के केस में। अगर हम लीनियर पोलराइजेशन वाई एक्सिस वाला लें तो वाई एक्सिस वाला सिर्फ एक कंपोनेंट, मतलब दोनों में से एक लेंगे। अगर एक्स एक्सिस वाली लेंगे तो वो लीनियर पोलराइजेशन एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा, इसी तरह वाई वाली लेंगे तो उसका वाई कंपोनेंट होगा, मतलब दोनों में से कोई एक चीज लेंगे। एलिप्टिकल पोलराइजेशन देखें, एलिप्स का फार्मूला है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जबकि ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहां से इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन की तरह हम जाए तो हमारी दो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स होती हैं, ए और E1 और E2। यहाँ पे E1 और इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन में E1 और E2 दोनों बराबर नहीं होंगी। देखिए, अगर दोनों ही जो पोलराइजेशन में एक्स E1 फील्ड और E2 दोनों बराबर होंगे तो हमारा एक देखिए सर्कल बनेगा, हर वक्त एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। जब कभी एक बड़ी हो जाएगी दूसरी छोटी होगी, हमारा सर्कल नहीं कुछ इस तरह से एलिप्स बनेगी। ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बराबर हो जाएं तो हमारा क्या रेडियस सेम हो जाता है, तो हमारा सर्कल बन जाता है। तो सर्कुलर पोलराइजेशन देखेंगे तो देखेंगे E1 और E2 बराबर हो। ठीक है, इस केस में दोनों बराबर नहीं है तो हमारे पास एक सर्कल में एक एलिप्स की फॉर्म में बनेगी। अगर ये वाली इक्वेशन ले लें किसी एक टाइम के t इज इक्वल टू 0 के ऊपर लें
तो ई एक्स कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, ई 1 आ जाएगी, जबकि ई वाई कॉस 90, ठीक है, कॉस 90, दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस कितना है, एंगल कितना 90 है, पहले वाली 0 क्या है, दूसरी वाली काउंट होगी 92, तो ई वाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर सिर्फ E1 वाले लिए। इसी तरह t इज इक्वल टू टॉप बाई 8 के ऊपर ले, तो यहाँ पे x एक्सिस की कुछ वैल्यू आएगी, y एक्सिस की भी कुछ वैल्यू है, तो दोनों का सम होकर मिलेगा। t इज इक्वल टू टॉप बाई 4 पे ले, तो यहाँ पे cos 90 आ जाएगा, यहाँ पे cos 180 आ जाएगा, तो cos 90 वाली 0 हो जाएगी, E2 मिलेगी, ठीक है। इसी तरह 3 टॉप बाई 4 के ऊपर देखें तो दोनों प्रेजेंट होगी, टॉप बाई 2 के ऊपर देखें तो सिर्फ E1 प्रेजेंट हो, वो नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमारे पास इस तरह से बनते रहेंगे एलिप्स, मतलब कभी किसी का रेडियस बड़ा होगा, किसी का रेडियस छोटा होगा, फिर कभी किसी का रेडियस बड़ा होगा और छोटा होगा, तो ओवरऑल हमारे पास इस तरह का एलिप्स का स्ट्रक्चर बन जाए, मतलब एक राउंड सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है, एक अंडे वाली शेप बनेगी। सर्कुलर पोलराइजेशन देखिए, अगर इलिप्टिकल के केस में E1 और E2 दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा t इज इक्वल टू 0 के ऊपर जैसे ये वाला रिस्पांस इसी तरह से आएगा, लेकिन सारों का रेडियस सेम। जब सारों का रेडियस सेम हो तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल की फॉर्म में रेडिएशन, जबकि इलिप्टिकल में क्या था, सारों का रेडियस सेम नहीं था। पोलराइजेशन लॉस फैक्टर देखें, EI जो इनपुट है, EI इज इक्वल टू EI के साथ EW क्या है, उसका यूनिट वेक्टर है। इसी तरह EA के साथ उसका यूनिट वेक्टर लगा दो। देखिए किसी भी डायरेक्शन वेक्टर को डायरेक्शन वाले वेक्टर को जाहिर करने के लिए हम उसको उसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पोलराइजेशन लॉस फैक्टर जो होता है, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा। तो A यहाँ पे AW और AN है, तो AW और AN के साथ cos फाई, cos फाई क्या होगा, एंगल दोनों के बीच में, AW और AN के बीच, ठीक है। मैग्नीट्यूड ये जो है, दोनों यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ओमेगा का स्क्वायर, cos ओमेगा का स्क्वायर, cos की वैल्यू कम से कम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और इसका मैग्नीट्यूड लें तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और मैग्नीट्यूड के केस में मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड के ना सिंपली चेक करें तो +1 से -1 के बीच में, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, तो पोलराइजेशन लॉस फैक्टर क्या होता है, 0 से 1 के बीच में। अब यहां से दो चीजें आती है, परफेक्ट अलाइनमेंट। परफेक्ट अलाइनमेंट होती है जब दोनों के बीच में यूनिट वेक्टर EI और EA के बीच में, ठीक है। एंटीना EI का मतलब इनपुट और EA का मतलब एंटीना हो, इनपुट और एंटीना इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों के बीच में कोई एंगल ना हो, ठीक है। EI इनपुट इलेक्ट्रिकल फील्ड और EA एंटीना इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में कोई एंगल ना हो, तो हमारी परफेक्ट अलाइनमेंट हो, फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये कब होगी, दोनों के बीच में एंगल 0 कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। यहाँ पे लिखा हो AW is parallel to AN when AW and AN are parallel। जब दोनों पैरेलल में होंगे तो उनके बीच में थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच में परपेंडिकुलर अलाइनमेंट हो जाएगी, यानी कि AW और AN के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह रैंडम अलाइनमेंट के केस में हमारा एंगल जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, मतलब परफेक्ट और परपेंडिकुलर के अलावा कोई दूसरी अलाइनमेंट होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, रैंडम अलाइनमेंट, ठीक है। अगर आपने करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लें, और मजीद डाटा चेक करने के लिए हमारे एंटीना और वेव प्रोपगेशन की प्लेलिस्ट को चेक करिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।